हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एआई टच पैड का वर्जन 2.0 का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रीजुडाइस तक देख लिया था। फीलिंग्स, a sender or a receiver feelings are very important for effective communication. If a sender is feeling low, then the person will not be able to deliver the message appropriately. In case a receiver is feeling out of the place, he will not be able to perceive a meaningful message. फीलिंग्स जो भी होती हैं वो एक सेंडर जो मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर होता है यानी कि जो मैसेज को ले रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर कोई सेंडर है, कोई मैसेज दे रहा है, अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, अगर वो उसका मन ठीक नहीं है तो वो अच्छे से मैसेज नहीं भेज पाएगा। और अगर रिसीवर का मन दुखी है और अगर वो परेशान है तो वो भी अच्छे से मैसेज को नहीं ले पाएगा। Environment. If the surrounding area of the communication is imbalanced, then the impact of the communication will not be much. Fear, anxiety, aggression, etc. strongly affects the communication skills. तो अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो आसपास की जो जगह है, अगर वो ठीक नहीं है तो उसका कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब भी हम बात करते हुए डर, गुस्सा, चिंता, हंसी, ये सब ऐसे वर्ड्स और ऐसे फेस एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ही ज़्यादा असर भी पड़ता है। कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स इंटरप्रेट कॉमन साइंस, सिम्बल्स एंड वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, thus altering the overall meaning of effective communication. तो ऐसा भी होता है अगर कोई सेम कल्चर का है, जैसे अगर मैं हिंदू हूँ बाय फॉर एग्ज़ाम्पल और सामने वाला भी हिंदू है तो उससे बात करने में, कम्युनिकेशन करने में थोड़ा आसानी होगी और मैं उससे थोड़ा ज़्यादा भाव टाइप में दूँगी। इफ़ेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन. In order to ensure the communication in the most effective and engaging manner, we need to have a clear vision of 7 C's as discussed below. तो कम्युनिकेशन को, बातचीत को और इफ़ेक्टिव और बढ़िया बनाने के लिए हम 7 C's को फॉलो करते हैं। तो क्या है 7 C's हमारे? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। तो क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं? जो पहला वाला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस इफेक्टिंग कम्युनिकेशन में, उसमें या तो आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, या फिर कोई पर्टिकुलर फैक्टर पूछा जा सकता है जैसे व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और दूसरा जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें भी 2 तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक्सप्लेन एनी 4 इफ़ेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर। तो आपको कुछ डेफिनेशंस दी जा सकती हैं, उनका आपको आंसर लिखना होगा। तो क्लियर, द कंटेंट ऑफ द मैसेज यू विश टू कम्युनिकेट शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट करेक्टली। तो जो भी मैसेज है वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं बिल्कुल समझने में आसान होना चाहिए और बिल्कुल ठीक लैंग्वेज में होना चाहिए। कंसाइज, द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स, वी शुड फोकस ऑन शॉर्ट सेंटेंसेज जो कन्वे आवर मैसेज। तो कंसाइज यानी कि हमारा जो मैसेज होता है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, जितनी बात बतानी है सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रिसाइज और शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबे पैराग्राफ्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए और छोटे छोटे और आसान से सेंटेंसेस में हमें अपनी बात बतानी चाहिए। कंक्रीट, द कंटेंट शुड बी क्लियर इन वर्ड्स विद अ डायरेक्ट फोकस ऑन द मैसेज। तो जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ शब्दों में होना चाहिए, बिल्कुल भी अटकना नहीं है, बिल्कुल भी हकलाना नहीं है, बिल्कुल साफ़, करेक्ट। Use of correct words, sentences, grammar of whichever language you follow to communicate is very important. तो जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसे अच्छे से प्रोनाउंस करें, सेंटेंसेस हम बिल्कुल ठीक से बोलें और हमारी जो ग्रामर है लैंग्वेज की वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कोहेरेंट, द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड स्टिक टू द टॉपिक एंड शुड फ्लो इन अ सीक्वेंस दैट मेक्स सेंस। तो जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टॉपिक तो कोई और है और हम बता कुछ और रहे हैं, बिल्कुल वही टॉपिक के बारे में होना चाहिए और कुछ सेंस बनाना चाहिए। कंप्लीट, द मैसेज शुड बी कंप्लीट विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर अ नेसेसरी एक्शन। तो जो भी मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए
जितनी भी ज़रूरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देनी चाहिए. Courteous. Message should be ethically, politely conveyed with no hidden insult tone and aggravated tone. तो जो हमारा मैसेज है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की बेइज्जती, किसी भी तरीके का इंसल्ट टोन नहीं होना चाहिए. बेइज्जती नहीं करनी है हमें सामने वाले की. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर mainly 3 types of communication: verbal, non-verbal and visual. Let us discuss these in details. तो हमारे जो communication है वो 3 types के हैं: verbal, non-verbal and visual. So let's start with verbal. Verbal communication is using the words, sentences, grammar of a specific language that can be spoken or written to share information with other people or an organization. It is the most common method of communication. Proper body language, voice modulation and polite tone enhance the impact of verbal communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, हमने देखा होगा, हिंदी में व्याकरण में पढ़ा है, मौखिक भाषा, यानी कि जो हम ओरली बोलते हैं. तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज़ होते हैं, ग्रामर यूज़ होती है, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं. और वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात लिख भी सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है बातचीत का. तो अगर हमें एक इम्पैक्टफुल मैसेज देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी हो, टोन बहुत ही पोलाइट हो, बहुत अच्छे तरीके से बात करें. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तो अब वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं: ओरल और रिटन. ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन वर्ड्स इन एन इंटरैक्टिव वे टू शेयर आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन. इट कैन बी डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. तो जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो एक ऐसी तरीके की कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम लोग वर्ड्स को बोलते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ. या तो ये कम्युनिकेशन फ़ेस टू फेस हो सकती है, यानी कि हम सामने वाले से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर एक टेलीफोनिक, यानी कि फ़ोन पे भी बात करते हुए. ये ओरल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा. डूइंग अ प्रेजेंटेशन इन अ कॉन्फ्रेंस, converging across a round table, conference or speaking to address to audience, giving lectures by a teacher in a class are all examples of oral or spoken communication. तो ये सारे examples हैं oral या spoken communication. Following are the advantages of oral communication. तो बहुत टाइम क्वेश्चन आता है ये कि what are the advantages of oral communication and disadvantages. तो direct and interactive method of communication where the impact is spontaneous. तो बिल्कुल डायरेक्ट होगा, फेस टू फेस बात होगी. इट इज़ टाइम सेविंग. बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करता है ये, और लिखने की तरह टाइम वेस्ट नहीं होता. इजी वे टू एक्सचेंज आइडिया. बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका होता है अपनी आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सचेंज करने का. फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस. इट इज़ लेस ऑथेंटिक एज इट इज़ इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक इनफॉर्मल तरीका है बातचीत का. इट इज़ समटाइम्स अनप्रोडक्टिव. ये कभी कभी अनप्रोडक्टिव मतलब होता है इसका कोई फ़ायदा या नतीजा नहीं निकलता है. इफ़ अ कॉमन लैंग्वेज इज़ नॉट अ मीडियम, देन यूजिंग सम वर्ड्स मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज विच मे ऑल्टर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैसेज यू विश टू कम्युनिकेट. तो जब भी कोई कॉमन लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपको हिंदी में समझा रही हूँ, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आएगी, आपको कोई और लैंग्वेज समझ में आएगी, तो ये भी बहुत एक मुश्किल टास्क हो सकता है मेरे लिए आपको समझाना. अगर कोई 2 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ऐसा होता है कि एक वर्ड 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, पर दोनों का अलग अलग जगह बिल्कुल अलग मीनिंग हो. तो जब भी हम कोई गलत वर्ड गलत जगह गलत टाइम पे यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स टू शेयर आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन. तो रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो एक इस टाइप की बातचीत होती है जिसमें कि हम लोग लिख कर अपने आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं. सेंडिंग शॉर्ट मैसेजेस थ्रू फोन्स, राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग ईमेल्स, मेकिंग नोट्स और राइटिंग डाउन स्पीच टू कम्युनिकेट, स्प्रेडिंग information through books and magazines are a few examples of written communication. तो ये कुछ examples हैं written communication के. तो advantages हैं: it is an effective way of communication where the message can be stored for future reference. जैसे कि जो पुराने टाइम में जो लेटर्स होते थे वो आगे के लिए, अगर भविष्य में फ्यूचर में अगर उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन्हें रख भी लेते थे. इट इज़ इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है.
इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन है इसे पढ़कर बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को समझना। अब डिसएडवांटेजेस। Following are the disadvantages of written communication. It is time consuming as feedback is not immediate. तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टाइम खर्च करने वाला। अब जैसे लिखने में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर। कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, जैसे हमें पेपर चाहिए, पेन चाहिए, मैन पावर यानी इंसान भी चाहिए, जिससे अब लिखेगा कौन अगर इंसान नहीं होगा तो। वन नीड्स टू हैव अ प्रॉपर कमांड ओवर अ रिटन लैंग्वेज। नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है जिसमें कि हम लोग रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करें और ना ही ओरल का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स यूजिंग साइंस एंड हैंड मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो एक इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम सामने वाले को बातें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी साइंस और हाथ की मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को दिखाकर बता सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसे गुस्सा आ रहा है बहुत। रिमेंबर हाउ वी से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी से फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमेशा याद रखो कि क्या हम बोल रहे हैं, हाउ वी से, तो हमेशा याद रखना चाहिए हम किस तरीके से बोल रहे हैं। हमारी जो टोन है, हमारे जो तरीका है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके कंपैरिजन में कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। यूजिंग द राइट जेस्चर्स ड्यूरिंग अ स्पीच और एन इंटरव्यू मेक अवर मैसेज मोर इफेक्टिव। तो अपने अच्छे जेस्चर्स और अपने अच्छे एक्सप्रेशन, हैप्पी फेस को अगर हम दिखाते हैं तो वो किसी भी स्पीच को या इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, नमस्ते और हैंड शेक व्हेन यू ग्रीट अ पर्सन, स्माइल व्हेन यू वांट टू शो वार्मथ, फ्राउन व्हेन यू वांट टू शो एंगर। दीज जेस्चर्स कम्युनिकेट डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि थम्स अप, थम्स डाउन, और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, टच, बॉडी पोस्चर, ऐसे कई सारे होते हैं एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब बहुत तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि हैंड मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज। वन कैन एक्सप्रेस एन आइडिया और अ मीनिंग थ्रू वेविंग हैंड्स ड्यूरिंग अ स्पीच, रेजिंग अ हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन और टू इंटरप्रेट फॉर अ चांस, रेजिंग अ क्लोज्ड फिस्ट अपवर्ड शोइंग अ साइन ऑफ विक्ट्री, showing two fingers in a fight to show surrender, shaking hands to greet a person, banging a table or clapping both hands to applaud, etc. तो ये कुछ हैंड मूवमेंट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने हैंड को वेव कर रहे हैं, यानी कि हम हाई या बाय कह रहे हैं, अपना हैंड रेज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर किसी चांस के लिए पूछ रहे हैं। और हैंडशेक और ताली बजाने के लिए ये सारे ही जेस्चर्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट अ फीलिंग ऑफ अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग टू अ मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, वी स्माइल टू शो आवर वार्मथ एंड हैप्पीनेस, फ्राउन आवर आईब्रोज टू शो एंगर, blush to shy, and give a sad look when upset. There are a lot of facial expression to show different moods of a person at the time of communication. तो facial expression भी communication में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये अपने मैसेज को बहुत ही मीनिंग देते हैं, मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जैसे हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, गुस्सा होते हैं तो सैड लुक देते हैं, ऐसे बहुत सारी फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट इन अ कन्वर्सेशन, आवर आई सर्व द पर्पस टू इंटरप्रेट पीपल्स मूवमेंट, जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट। स्पीकर कैन यूज हिज और हर आई कॉन्टैक्ट टू डिटरमाइन इफ एन ऑडियंस इज एंगेज, कन्फ्यूज, बोर्ड एंड देन अडेप्ट हिज और हर मैसेज अकॉर्डिंगली। तो आई कॉन्टैक्ट इंसान का मूड बताता है। जैसे कि अगर आप का मूड देख के, जैसे हम कोई स्पीच दे रहा है तो वो ऑडियंस की जो आई कांटेक्ट है उन्हें देख के पता लग सकता है कि वो खुश हैं, कंफ्यूज हैं या बोर हो रहे हैं। तो उस तरीके से जो स्पीकर होता है वो अपने मैसेज को चेंज कर देता है। टच, द पावर ऑफ टच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग डिफरेंट मीनिंग्स इन अ कन्वर्सेशन। टच कैन बी वेलकमिंग, थ्रेटनिंग और परsuasive depending on the situation. A hug shows love and happiness or bring comfort to a friend at the time of sorrow. Pat on the back shows encouragement or appreciation to a subordinate on a child. Holding tightly or pushing away person shows threat. तो टच भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं और प्यार भरे, जैसे मम्मी
हमारे सर पर हाथ फिराती है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो टच भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। Body posture. Body posture is an orientation and positioning of a body to send various meanings. Bowing a little to greet a person, sitting on knees to pray, standing straight to show confidence, lowering head to feel ashamed. तो हमारे जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि अपना थोड़ा सा सर झुका लो तो इसका मतलब होता है कि हम किसी सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं। सिटिंग ऑन नीज टू प्रे, जब भी हमें प्रार्थना करनी होती है तो हम अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। स्टैंडिंग स्ट्रेट टू शो कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं तो दिखाते हैं हम लोग कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और जब हम सर नीचे करते हैं तो पता चलता है कि हमें शर्म आ रही है। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, इट इज़ यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट वर्बल मैसेजेस, दे ऑफर इमेंस हेल्प टू दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। तो ये जो वर्बल मैसेजेस होते हैं उन्हें और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है, जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, जैसे जो कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू एनालाइज ए नॉन वर्बल मैसेज। किसी भी इशारे से समझना कि वो क्या कह रहा है कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस आर ऑफन लॉस्ट इन नॉन वर्बल मैसेजेस। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या, किसी भी कन्वर्सेशन को देर तक चलाने के लिए हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का पार्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, और दूसरा वीडियो कल तक आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।